देखिए, आज की जो हमारी ये क्लास है, ये समाज कार्य पर आधारित है क्लास। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आप सबकी ये। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, मानव अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद UNHCR पर डिस्कस करेंगे। और ECOSOC ये क्या है, इस पर, इस स्वयं एक संस्था है, एक संगठन है, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये क्लास आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में UGC नेट का एग्ज़ाम है, उनमें भी ये प्रश्न आ सकते हैं। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उन परीक्षाओं में भी यहाँ से आप लोगों से सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो क्लास देखा है 545 से, वो परिवार का टॉपिक था और सामाजिक स्तरीकरण का टॉपिक था। आज ये समाप्त हो गया और कल हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों से समाज कार्य अभ्यास पर, और साथ ही साथ एक नए टॉपिक पर भी विचार विमर्श कल की क्लास पर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। मानवाधिकार, हालांकि आप सभी लोगों को पता है, मैंने थोड़ा सा कल आप लोगों को बताया था, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आप सबको। देखो, लिखा हुआ है कि मानव अधिकार मूल रूप से वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते हैं, है ना। मानवाधिकार मानदंडों का एक समूह है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों को चित्रित करते हैं। और मानवाधिकार मूल रूप से जिंदगी जीने, आज़ादी और निजी, मतलब प्राइवेट, निजी सुरक्षा इत्यादि से संबंधित मानवाधिकार आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ कहा गया है कि देश में सभी को समानता का अधिकार समान रूप से दिया जाए, ये भी मानवाधिकार कहता है। मानवाधिकार कहता है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति अपना लिंग, जाति, धर्म, संस्कृति, सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना हकदार है। तो मानवाधिकार में प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा, ना उसके जेंडर के आधार पे होगा, ना ही जाति के आधार पे होगा, ना ही धर्म के आधार पे होगा, किसी के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। सभी को समानता का अधिकार रिप्रेजेंट करेगा मानवाधिकार। ये वे मानदंड है मानवाधिकार जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों का वर्णन करते हैं और कानून द्वारा सुरक्षित या संरक्षित करते हैं। ये मानवाधिकार का पार्ट माना जाता है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बिंदु पर बात करते हैं। मानवाधिकार को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक है नागरिक और दूसरा है राजनैतिक। इसे ही हम लोग मानव अधिकार के नाम से भी जानते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नागरिक, दूसरा राजनैतिक। मानवाधिकार के दुरुपयोग की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति की स्थापना की गई है, जैसा कि आप सभी को पता है। मानवाधिकार जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राजनीतिक भागीदारी का अधिकार, कानून के शासन की सुरक्षा का अधिकार, मौलिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक वस्तुओं का अधिकार इत्यादि चीज़ों के बारे में जिक्र करता है। ये बात आप सबको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मानवाधिकार के अंतर्गत एक और पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, IMP के रूप में। ये था बेसिक जानकारी जो मानवाधिकार के संदर्भ में था। यहाँ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे आप लोगों से परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, और मानवाधिकारों की घोषणा जो 10 दिसंबर 1948 को हुआ था पेरिस में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको घोषित किया गया था, और उसी समय से 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस भी। ये बात आपको ध्यान रखना होगा इसके दृष्टिकोण से, ठीक है। आगे बात करते हैं। देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है, मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, दुनिया भर में। और मानवाधिकारों की पहली वैश्विक घोषणा और नए संयुक्त राष्ट्र की पहली प्रमुख उपलब्धि में से एक माना जाता है।
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंगीकरण द्वारा, और उद्घोषण का सम्मान करने के लिए तिथि का चयन भी किया गया था। कल की क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स है और साथ ही साथ मानवाधिकार घोषणा के हम लोगों ने 30 अनुच्छेदों को भी कल की क्लास में देखा था, और ये चीज़ें थोड़ी सी हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, उसकी वीडियो का PDF वीडियो जो है मैंने लिंक आप लोगों के ग्रुप में डाल दिया है। अब देखिए मानवाधिकार की थोड़ी सी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा, अधिकार एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है। ये परिभाषा डिफाइन की गई है किसके द्वारा? हेराल्ड लॉस्की के द्वारा डिफाइन की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हेराल्ड लॉस्की के द्वारा बताया गया है कि अधिकार एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है। ये बात बताई गई है हेराल्ड लॉस्की के द्वारा। दूसरी परिभाषा हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, परंतु मानव अधिकार नागरिक अपने जन्म से ही प्राप्त करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखिएगा, सुभाष कश्यप की ये परिभाषा है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मानवाधिकार में एक और परिभाषा, यह कहना ज़्यादा सुरक्षित है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था और अधिक एकीकृत नहीं हो जाती तो मानवाधिकार के मानक संभवतः पवित्र लेकिन अव्यवहार इच्छाओं के राज्य में ही रहेंगे। हालांकि ये परिभाषा इम्पॉर्टेंट रही है। जैसे अगर हम बात आपसे करें कि यह कहता है मानवाधिकार कि ज़्यादा सुरक्षित है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था और अधिक एकीकृत नहीं हो जाती तो मानवाधिकार के मानक संभवतः पवित्र और अव्यवहार्य इच्छाओं के राज्य में ही रहेंगे। तो ये परिभाषा कोलंबिस और बुल्क के द्वारा दिया गया है। ये परिभाषाएं जो आपने अभी देखा है, ये सभी परिभाषाएं मानवाधिकार के रिलेट कराती है या मानवाधिकार से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आता है कि मानवाधिकार के महत्व का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, ठीक है, जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो मानवाधिकार के संवर्धन और संरक्षण को इसमें, ठीक है, इसने अपने प्रमुख उद्देश्यों में रखा, अपने प्रमुख उद्देश्यों में रखा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है इस संबंध में। और मानवाधिकार पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन एक राष्ट्रपति रहे हैं जिनका नाम है रूजवेल्ट। इन्होंने 15 जनवरी 1941 में कांग्रेस को संबोधित, ठीक है, अपने प्रसिद्ध संदेश में किया था, जिसमें इन्होंने 4 मूलभूत या कह लीजिए या मर्मभूत स्वतंत्रताओं पर आधारित विश्व की घोषणा की थी। अभी हम 4 आपको दिखाएंगे किस तरीके से सूचीबद्ध इसको बेसिकली किया गया है, ठीक है, मानवाधिकार को। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या चीज़ें शामिल की गई हैं? 4 शब्द, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। एक है वाक्य स्वतंत्रता, दूसरा है धर्म स्वतंत्रता, तीसरा है गरीबी से मुक्त, चौथा है भय की स्वतंत्रता। ये देखिए मानवाधिकार के महत्व का जब ऑब्जर्वेशन किया जा रहा था तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद से 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। फिर मानवाधिकार पद का प्रयोग अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया। कांग्रेस को संबोधित अपने प्रसिद्ध संदेश में ये चीज़ें दर्शाया और दर्शाते हुए 4 मूलभूत स्वतंत्रताओं पर विश्व की इन्होंने घोषणा की थी। एक है बताया था कि बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, गरीबी से मुक्त की स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता। ये 4 शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रताओं की घोषणा पत्र की बात करते हैं। अब देखेंगे मैग्ना कार्टा एक्ट 1215, ठीक है, मैग्ना कार्टा एक्ट 1215, पिटिशन ऑफ राइट 1628 और हैबियस कॉर्पस एक्ट 1679, बिल ऑफ राइट 1689। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड रहे हैं, परीक्षा में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है मैग्ना कार्टा कब आया,
पिटिशन ऑफ राइट कब आया, हैबियस कॉर्पस एक्ट कब आया, बिल ऑफ राइट्स कब आए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। स्वतंत्रताओं के घोषणा पत्र में इनका एक अहम रोल रहा है। इत्यादि को हम स्वतंत्रताओं के घोषणा पत्र कहते हैं, या कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब कोई चीज, अतिशयोक्ति का मतलब होता है कोई चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोलने की परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, कोई चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोलने की चीज़ों में बताया गया अतिशयोक्ति को। तो सिंपल शब्दों में ये चीज़ें डिफाइन की गई हैं। पटिशन ऑफ राइट्स की अनुमति चार्ल्स प्रथम ने 1628 में दी थी, और यह एक संसदीय घोषणा रही है जिनमें लोगों की स्वतंत्रता की बात कही गई थी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, किसी के ऊपर संसद की अनुमति के बिना ना तो ऋण अधिरोपित किया जाएगा और ना ही करारोपण किया जाएगा। जैसे ऋण आप देने के परिप्रेक्ष्य में, मूल धन देने के परिप्रेक्ष्य में, इस तरीके की बातें जिक्र किया गया था पिटिशन ऑफ राइट्स के। तो इतनी चीज़ें केवल याद रखें कि पिटिशन ऑफ राइट्स कब आए, तो वो 1628 में आई थी, जो एक संसदीय घोषणा रही है जिसमें स्वतंत्रताओं की बात कही गई है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखें 1628 को लेकर। उसके बाद मानवाधिकार का थोड़ा सा यहाँ पर मीनिंग बताया गया है। देखिए, अच्छा, इसमें 3 चीज़ें थी, मैंने अभी आपको बताया केवल एक चीज़, कौन सा, पिटिशन ऑफ राइट। दूसरे अगर हम बात करते हैं हैबियस कॉर्पस एक्ट को लेकर, ये देखिए संस्थागत रोकथाम के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। राष्ट्र संघ के तत्वाधान में ना उन अल्पसंख्यक संधियों में, संधि का मतलब था मित्रता, एक प्रकार के अल्पसंख्यक संधियों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण की बात की गई थी। अल्पसंख्यक को लेकर वो हैबियस कॉर्पस एक्ट था जो 1679 का था। एक अगर हम बात करते हैं तो इसमें बिल ऑफ राइट्स, ये देखो मानवाधिकार के सार्वभौमिकीकरण को रिलेट कराता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ तो इसके आगे जो भी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं उन चीज़ों को। उसके बाद देखिए हमारे सामने आ रहा था एक शब्द मानवाधिकार का तात्पर्य, और सीधा सा है कि मानवाधिकार का अधिकार वह अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति मानव होने के नाते जन्म से प्राप्त करता है, उसे मानवाधिकार कहता है। ये अप्लाइड टाइप का एक बार सवाल बनाया गया था एमपी में, मध्य प्रदेश में सोशल वर्क का पेपर आया हुआ था एमपीपीएससी में, तो उसमें ये सवाल बनाया गया था और एक ऑप्शन में लिखा हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति मानव होने के नाते जन्म से प्राप्त होता है क्या मानवाधिकार, तो वहाँ पर बच्चे उसको क्लिक किए थे, कूट के रूप में ये सवाल आया था, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मानवाधिकार का पहला चार्टर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड आईएमपी है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। मानवाधिकार का पहला चार्टर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणाएं है, ठीक है। इसे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया था और यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की नींव मानी जाती है। ये आईएमपी पॉइंट है, स्लाइड है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 10 दिसंबर 1948 को इस्टेब्लिश किया। इसका मुख्यालय के रूप में अगर हम बात करते हैं तो मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क नगर में, न्यूयॉर्क राज्य में, संयुक्त राज्य में, ये बेसिकली इसका मुख्यालय बनाया गया है। यहाँ पे इसके सदस्य वर्ग की बात करते हैं तो 193 सदस्य देश रहे हैं। इसकी आधिकारिक भाषाओं की बात करते हैं, पेपर में आधिकारिक भाषाएं भी आ चुकी हैं, तो इसमें अरबी है, चीनी है, अंग्रेज़ी है, फ्रांसीस है, रूसी है, स्पेनी है। ये 6 भाषाएं का प्रयोग किया गया है। इन 6 भाषाओं को आप रट्टा मार लीजिए, ये भी परीक्षा में आ सकता है। उसके बाद देखिए एक और कीवर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट के रूप में रखिएगा इसे भी, कि साइरस सिलेंडर दुनिया में मानवाधिकार का पहला चार्टर है। साइरस सिलेंडर दुनिया में मानवाधिकार का पहला चार्टर है। इसे राजा साइरस द ग्रेट ने जारी किया था। इस चार्टर का संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जो आप ये 6 भाषाएं यहाँ पर नीचे देख रहे हैं। ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। आगे बात करते हैं मानवाधिकार की घोषणा में। यहाँ पर देखिए जो है एलेनोर रूजवेल्ट मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष रही हैं। ये पहली अध्यक्षता के रूप में भी इनका चुनाव इसमें किया गया था। वह एक अमेरिकी राजनीतिक हस्ती थी और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला के रूप में भी काम किया है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा रूजवेल्ट की अध्यक्षता में अपनाई गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना होगा। और आज वर्तमान में अगर कोई इसका अध्यक्ष या महासचिव के रूप में रिप्रेजेंट है तो एंटोनियो गुटरेस है। एंटोनियो
गुटरेस हैं, ये शब्द भी आपको ध्यान रखना होगा। मानवाधिकार के अंतर्गत, मानवाधिकार के अंतर्गत कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे कुछ दार्शनिक महोदय लोग। 3 दार्शनिक नाम है। परीक्षा में ये सवाल बन सकता है कि मानवाधिकार के दर्शन का संबंध सामाजिक संविदा के सिद्धांतों से संबंधित निम्न में कौन सा विद्वान है। ये सवाल में भी हो सकता है पूछा जाए। तो एक नाम याद करिएगा आप सभी लोग, हॉब्स का नाम आता है। दूसरा नाम नोट करेंगे, लॉक का नाम आता है। तीसरा नाम नोट करेंगे, रूसो का नाम आता है। ये 3 बेसिकली एक अहम ने अदा किया है, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? एक बार स्पष्ट करिएगा प्लीज। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। हॉब्स का नाम दार्शनिक में मानवाधिकार के दर्शन का संबंध सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है, और इसी सिद्धांत के प्रतिपादक दार्शनिक में हॉब्स का नाम, रूसो का नाम देखने को मिलता है। जॉन लॉक महोदय ने मानवाधिकार के अस्तित्व की परिकल्पना की है ना। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, जहां पे मानवाधिकार के विभेद का प्रतिषेध करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ बनाने की बात की थी, जैसे धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता। ये जो 5 शब्द मैंने बोला है ना, ये 5 शब्द जॉन लॉक के द्वारा ही बेसिकली दर्शाए गए थे। 5 शब्द, ये बात जरूर ध्यान रखें। आगे बात करते हैं मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणाओं में। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की 50वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र ने सभी के लिए सभी मानवाधिकार, सभी के लिए सभी मानवाधिकार, ये भी आपको ध्यान रखना है। और थीम निर्धारित की थी अगर हम बात करते हैं, या नारा था सन 1998 में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अपनाया गया, सभी के लिए सभी मानवाधिकार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे भी आपको ध्यान रखना है, इस स्लाइड को भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ये स्लाइड बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि अंतिम में मैंने 30 प्रश्न आप लोगों के लिए हैं इसी PDF से ही। तो आप ध्यान से देखते चलेंगे तभी आप प्रश्नों को सही करेक्ट कर पाएंगे, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते हैं। मानव की गरिमा है और स्त्री पुरुष के समान अधिकार हैं। इसी घोषणा के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कर दी थी। सार्वभौमिक घोषणा कर दी थी। ठीक है, ये शब्द आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ की सामान्य सभा ने मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा की स्वीकृति की और घोषित किया, और इसका पूर्ण पाठ आगे के पृष्ठों में भी देखा गया है। ऐतिहासिक कार्य के बाद ही सभा के सभी सदस्य देशों ने पुनरावेदन किया और इस घोषणा का प्रचार भी किया। देशों और प्रदेशों की राजनीतिक स्थितियों पर आधारित भेदभाव का विचार किए बिना विशेषता विद्यालय और अन्य शिक्षा संस्थानों में प्रचार, प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का भी प्रबंधन किया। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा वैश्विक परिदृश्य में मानवाधिकार के संदर्भ में, जब अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 16 जनवरी सन 1941 को 16 जनवरी 1941 को, ये 48 की बात नहीं कर रहा हूँ, 41 की बात कर रहा हूँ मैं, अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि धर्म स्वतंत्रता, गरीबी उन्मूलन, है ना, और वाक स्वतंत्रता एवं विकास के कारक को मानवाधिकार का भाग बताया था। कहा था कि ये भाग हैं जो मैंने ऊपर आपको 4 शब्द बताए थे ऊपर, है ना, ये भाग थे 1941 में। तो विश्व युद्ध के बाद, है ना, विश्व युद्ध के बाद सन 1941 में शांति की स्थापना किया और कार्य किया। तो उसी के बाद सन 1948 में मानवाधिकार सार्वभौमिकता की घोषणा की गई, और ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था। उन्हीं के अंतर्गत ना मानव अधिकार एवं जनहित के बारे में आपको बता दें, 3 शब्द आपने सुना होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। न्याय के एलिमेंट है बेसिकली हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय होते हैं। मैंने अभी हाल ही में UGC नेट वाले बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने प्रस्तावना में बताया था कि न्याय के कितने पार्ट है,
3 पार्ट हैं जहां मैंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में परिचर्चा किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। इसी घोषणा का सरकारी पाठ संयुक्त राष्ट्रों की इन 5 भाषाओं में प्राप्त, जैसे सरकारी, देखिए ये घोषणा में सरकारी पाठ में संयुक्त राष्ट्रों की इन 5 भाषाओं में प्राप्त है, जैसे अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। अनुवाद का जो पाठ यहाँ दिया गया वह भारत सरकार द्वारा भी क्या किया गया, स्वीकार भी किया गया। उसके बाद सार्वभौमिक घोषणा एवं मानवाधिकार। सार्वभौमिक घोषणा एवं मानवाधिकार के बारे में जिक्र होता है, तो इसके अंतर्गत क्या शब्द आते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संबंधी सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं, जिसमें मानवाधिकार संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का समावेश किया गया है। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा में समाजवाद का अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया गया है और इसी में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों का समावेश भी किया गया है। जैसे कि आप नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे स्लाइड में, तो यहाँ पर देखिए पहले तो 2 भागों में इसको डिफाइन किया गया है। एक तो सिविल और राजनीतिक अधिकार के रूप में डिफाइन किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि 2 से लेकर 21 का तक के ये आर्टिकल सारे इसमें शामिल किए गए हैं। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है ये, ठीक है, सारे के सारे आर्टिकल्स। एक बार आप लोग यहाँ पे फटाफट सुन लीजिए। पहले में जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो बेसिकली आर्टिकल 3 रिलेट कराता है। दास्ता और गुलामी के विरुद्ध की स्वतंत्रता, आर्टिकल 4 रिलेट कराता है। मानवीय व्यवहार और मंत्रणा मतलब क्या होता है, काउंसलिंग होता है, से विमुक्ति के बारे में अनुच्छेद 5 रिलेट कराता है। ठीक है, विधि के समक्ष समता का आर्टिकल 6 रिलेट कराता है। ये जानते हैं किसका है, ये बेसिकली सार्वभौमिक घोषणा एवं मानवाधिकार के अंतर्गत ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, आपको पता चले आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद रिलेट कर रहे हैं, तो वो नहीं है, ये अलग है, वो अलग है। ठीक है, विधियों में सम्मुख संरक्षण का अधिकार है, राष्ट्रीय अभिकरण का प्रभावी उपचार है, अवैध गिरफ्तारी और निरोध है, स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई है, निर्दोषता का अधिकार है। ये सभी आर्टिकल्स मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया है, आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। मैं सीधा आगे लेके चलता हूँ। दूसरा पार्ट देखिए जो था वो आर्थिक और सामाजिक अधिकार से, जहाँ 22 से शुरू होता है। ठीक है, 22 आर्टिकल से शुरू होता है, ये 30 तक जाता है, तो 30 अनुच्छेद बेसिकली दर्शाए गए हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर देखिएगा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपनाया गया है। यूएनओ का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संगठन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को देखने के बाद 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, या इसके बारे में विचार विमर्श भी किया गया था। तो ये क्रिया बेसिकली रिप्रेजेंट होती है मानवाधिकार के संदर्भ में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, भारत में मानवाधिकार की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग है, या आप सभी लोगों को पता भी होगा NHRC के बारे में, है ना, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स मानवाधिकार है ना, तो ये क्या बनेगा, रिसोर्सेज कमीशन बनेगा, है राइट कमीशन, राइट कमीशन बनेगा, रिसोर्स संसाधन हो जाएगा, राइट मतलब होता है अधिकार। ठीक है, तो ये एक प्रकार से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का पार्ट बनेगा, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बनेगा, यहाँ से सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से इसके बारे में भी सुन लीजिएगा। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता क्या है, यह देश का एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। यह आयोग देश के मानवाधिकार का प्रहरी है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल होता है, या तो उसकी उम्र 70 वर्ष होती है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग, यह आयोग राज्य के मानवाधिकार की रक्षा करता है और उसकी निगरानी करता है। यह आयोग मानवाधिकार को बढ़ावा देने और संरक्षण देने के लिए काम करता है। यह आयोग शिक्षा, सूचना और प्रचार के जरिए मानवाधिकार को लागू भी करता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो पहले अध्यक्ष रहे हैं वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी रहे हैं। कार्यकाल आपको पता है, इसका जो बेसिकली स्टार्ट हुआ था, पहले सबसे पहला व्यक्ति था, तो इसलिए 12 अक्टूबर 1993 ही लगाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम बेसिकली ये बना कब, अधिनियम यानी एक्ट के रूप में ये कब आया, तो 2006 के रूप में आया था। 2006 में इसका नाम परिवर्तित हुआ था, एक अधिनियम के रूप में आया। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना जरूरी है, पूछा गया है पेपर है कि अधिनियम में कब बना था। उसके बाद यह एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना पेरिस सम्मेलन अधिनियम 1993 के तहत हुई थी। यह देश के मानवाधिकारों का प्रहरी है।
या प्रहरी का मतलब जानते हो क्या होता है? प्रहरी मीन्स, यहाँ शब्द जो भी अगर आपको टफ लग रहे हैं प्लीज़ आप पूछ लिया करें थोड़ा बहुत, है ना। प्रहरी का मतलब जानते हैं क्या होता है? मैंने कई बार आप रक्षा, वर्ग में आप सबको रक्षा बताया करना, भी हो। जी, रक्षक होता शायद सर, रक्षा से रक्षा संबंधित, करने वाला। प्रहरी, सुरक्षा बिल्कुल सुरक्षा आपने, करना। हाँ जैसे आप जानते हैं जैसे कोई पहरेदार होता है ना, हम्म। एक प्रकार सा समय समय पर, है ना, क्रियाओं को करने वाले के लिए कोई इंडिकेट कर रहा तो उसे प्रहरी का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है प्रहरी। और या संविधान या अंतर्राष्ट्रीय मित्र, प्लीज़ एक बार म्यूट हो जाइए, ठीक है। संविधान द्वारा तय और अंतर्राष्ट्रीय बने व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है, और इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल, अभी अपने ऊपर देखा भी था, 70 साल तक का भी होता है। 70 साल मतलब एक उम्र की बात की गई है व्यक्ति की। और यह अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक गठित समिति के सिफारिश पे करता है। उसके बाद न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के, याद रखेंगे, ये भी कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा पेपर में अभी। और एनएचआरसी के मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ठीक है, जयदीप गोविंद एनएचआरसी के महासचिव के रूप में भी जाने गए हैं। मानवाधिकार, उसके बाद एक शब्द और आता है हमारे सामने, बाल अधिकारों की घोषणा, संयुक्त सर इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 साल का कार्यकाल होता है। एक व्यक्ति की अगर बात होती है तो 70 साल से ज़्यादा उम्र उनकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बाल अधिकारों की घोषणा की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर इस प्रक्रिया में आप सभी को पता होना चाहिए कि 20 नवंबर 1959 को बाल अधिकारों की घोषणा के पत्र से जुड़े कुछ दस्तावेज, जैसे जिनेवा एक घोषणा पत्र हुआ था, वो जिनेवा में जो हुआ था 1924 में हुआ था। बाल अधिकार की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 1959 की पार्ट होती है। बाल अधिकारों का एक कन्वेंशन हुआ था, वो कन्वेंशन कब हुआ था? 1989 को हुआ था। 3 शब्द आएंगे बाल अधिकारों से, 3 शब्द आएंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहला शब्द क्या होता है? जिनेवा घोषणा पत्र। जिनेवा घोषणा पत्र में सिंपल जवाब आ जाएगा 1924। दूसरा शब्द पूछेगा बाल अधिकारों की घोषणा, जो कि आपके स्लाइड पे लिखा हुआ है 20 नवंबर 1959 का। तीसरा आपसे पूछेगा बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, तो ये आपको 1989 लगाना होगा। अब थोड़ा थोड़ा सा आप सुनिए, ये जिनेवा घोषणा क्या था, थोड़ा सा समझिए। जिनेवा घोषणा 1924 का क्या था? यह इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेज था, ठीक है, जो खास तौर पर बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित था। बात समझ में आई? दूसरी बात, इसी के अंतर्गत बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मानवता का दायित्व को निभाता था जिनेवा घोषणा 1924 का। यही घोषणा पत्र ने बच्चों की भलाई के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी सहायता के लिए, उसकी राहत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अधिकारों को मान्यता देता है। जिनेवा घोषणा कब? 1924 का, पहली बात। दूसरा आता है आपके सामने बाल अधिकारों का घोषणा है, जो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है 1959, 20 नवंबर को 1959 को संयुक्त राष्ट्र ने इसको, महासभा ने इसको अपना लिया। इस घोषणा पत्र में बच्चों का संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और अच्छे पोषण अधिकारों की परिभाषित कर दिया, उसको परिभाषित कर दिया। तीसरा, कन्वेंशन, कन्वेंशन बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, यह बाल अधिकारों की घोषणा का विस्तारित संस्करण का रूप जाना गया 1989 का। अभी हम आगे थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर वर्ष 1989 को यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बाल वर्ष घोषित किया गया, बाल वर्ष घोषित किया गया 1979 का, 1979 का अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष। उसके बाद बाल अधिकारों की घोषणा पहले तो 1924 में हुआ, अच्छा अभी हमने बताया था आपको ऊपर, जिनेवा घोषणा पत्र में अपनाया गया। मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के बाद अधिकारों का प्रचार ने जिनेवा घोषणा की कमियों को उजागर किया और इसका विस्तार भी करना पड़ा, या उसका विस्तार भी किया। फिर उसके बाद बाल अधिकारों की घोषणा में बच्चों के जीवन, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा, आवास, पहचान, नाम, राष्ट्रीयता, परिवार, मनोरंजन, ठीक है, बदसलूकी, सुरक्षा और गैर कानूनी व्यापार जैसे अधिकारों को भी शामिल किया। 20 नवंबर 1989 को, 20 नवंबर 1989 को, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द रहा है, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया। यह बच्चों को सभी मौलिक अधिकार को मान्यता देने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी के रूप में बाध्यकारी पाठ का रूप में जाना गया, या इसको बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय कानूनी।
बाल अधिकारों की घोषणा, जिसे कभी कभी बाल अधिकारों को जिनेवा घोषणा के रूप में भी जाना जाता है, बाल अधिकारों को बढ़ावा देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसे एगलांटीन जेब द्वारा तैयार किया गया था। 1924 में लीग ऑफ नेशंस द्वारा अपनाया गया था। 1959 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विस्तारित रूप से इसको अपनाया गया था। तो 1924 का जो घोषणा पत्र रही थी 1924 का जिनेवा घोषणा पत्र, वो लीग ऑफ नेशंस के द्वारा अपनाया गया था। और 1959 को तो आपको साफ शब्दों में बता दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। उसके बाद फ्रांसीस राष्ट्रीय संविधान सभा ने 26 अगस्त 1789 को एक घोषणा पत्र, जिसको बोला जाता है ड्रेस, ध्यान रखिएगा, फ्रांसीस राष्ट्रीय संविधान सभा, ये इंपॉर्टेंट शब्द आ गया, 26 अगस्त 1789 को एक घोषणा पत्र ड्रेस डोइटस डे ल होमे एट टू सियाट, इसका मतलब है कि मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा, हिंदी में जारी किया। और यह फ्रांसीस क्रांति का एक मौलिक दस्तावेज बना। कब? 26 अगस्त 1789 को। डिक्लेरेशंस ड्रेस ट्रोइटस डेला फेमे एक्ट डेला सिटियन, ठीक है, इसे महिला एवं महिला नागरिकों के अधिकारों की घोषणा के रूप में जाना गया। 1791 में ओलंपे डी गोवेज द्वारा, ये नाम पूछा जाता है कि ये भाई किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। महिला एवं महिला नागरिकों के अधिकारों की घोषणा के संदर्भ में ये नाम आपके सामने अगर पूछा जाए तो आप साफ शब्दों में बता देना कि ओलंपे डी गोजेस द्वारा इसको अपनाया गया है। कब अपनाया गया था? तो 1791 में, ठीक है। फ्रांसीस लेखिका रही हैं ओलंपे डी गॉसेज महोदय, ठीक है। इनका दस्तावेज बेसिकली जीन जैक्स रूसो की डिक्लेरेशन ड्रेस डोइटस डे ल होम एट टू सियोटेन, यानी अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं और महिला नागरिक के अधिकारों की घोषणा, इनके संदर्भ में आता है। महिलाओं के अधिकारों पर प्रकाश डालने वाला पहला ऐतिहासिक दस्तावेज यही था। महिलाओं पर अधिकारों पर प्रकाश डालने वाला पहला दस्तावेज यही माना जाता है, ठीक है। फ्रांसीस क्रांति के दौरान महिला के अधिकारों पर बहस का एक अहम दस्तावेज इसको माना जाता है, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अश्वेत, बच्चों, गरीबों और बुजुर्गों सहित कई समूहों के अधिकारों की वकालत भी की है ओलंपे डी गॉसेज महोदय ने, ठीक है। आगे बात करते हैं। शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ तक उम्मीद है आप सब जानते हैं UNHCR के बारे में। इसका पूरा नाम पता है आप लोगों को? इंग्लिश में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, UNHCR, ये फुल फॉर्म भी परीक्षा में आता है। मेडिकल सोशल वर्क के बच्चे खासकर इस शब्द को ध्यान रखें। UGC नेट के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल सोशल वर्क के बच्चे भी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के रूप में ये जाना गया है। इसका काम शरणार्थियों के अधिकारों एवं कल्याण की रक्षा को लेकर था। यह एजेंसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 14 दिसंबर 1950 को यानी 1950 को स्थापित की गई थी। 14 दिसंबर 1940 को स्थापित किया गया। क्या? UNHCR यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, ये नाम है, याद रखेंगे। UNHCR का मकसद क्या है? शरणार्थियों की सुरक्षा करना, दुनिया भर के शरणार्थियों समस्या को हल करना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिया का नेतृत्व करना। क्रिया मतलब कार्रवाई होता है। और UNHCR, जिसको आप यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी बोलते हो, संघर्ष और उत्पीड़न के विस्थापित लोगों को जीवन रक्षक की सहायता देना या सहायता देता है। वहीं UNHCR एक सुनिश्चित करता है कि शरणार्थियों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका मिल सके। वहीं अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, तो राज्य विहीन लोगों की मदद भी करता है। साथ ही साथ UNHCR वर्तमान उच्चायुक्त में अगर हम बात करते हैं कौन है इस समय, तो फिलिपो ग्रांडी महोदय हैं इसके वर्तमान में उच्चायुक्त। भारत में UNHCR का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली या दिल्ली में है। और क्षेत्रीय कार्यालय इसका कहाँ पर है? तो
तो चेन्नई में है। ये भी इम्पोर्टेंट की रहेगा आप सबके लिए। उसके बाद भारत में UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के सद्भावना राजदूत जॉन अब्राहम हैं। भारत में अगर हम बात करते हैं, UNHCR ने 2015 में शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी जीता था। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ इसका प्राथमिक उद्देश्य ये रहा कि शरणार्थियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है। किसका? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी का। ठीक है, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि हर कोई शरण लेने के अधिकार का प्रयोग कर सके और दूसरे राज्य में सुरक्षित शरणार्थी पा सके या शरण ले सके, जिससे स्वेच्छा से घर लौटने या अस्थायी रूप से एकीकृत होने या किसी तीसरे देश में फिर से बसने का विकल्प उनके पास हो सके। इस क्रिया पर भी विचार विमर्श करता है। कौन? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। साथ ही साथ आप देख सकते हो, उसके बाद एक और शब्द हमारे सामने आता है ECOSOC। इसका मतलब है आर्थिक और सामाजिक परिषद, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। यह एक संयुक्त राष्ट्र का अंग माना जाता है। किसको? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। किसको माना जाता है? एक संयुक्त राष्ट्र का अंग। तो याद रखेंगे ECOSOC को। ठीक है, जिसको यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नाम से जानते हैं आप लोग। ये बेसिकली क्या है? अ सेंट्रल पार्ट ऑफ UN सिस्टम दैट प्रोमोट सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके अंतर्गत भी इसके पार्ट शामिल किए गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो यह जून 1946 के ECOSOC द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक। ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक की बात किया गया है। ECO का मतलब इकोनॉमिक और SOC की बात अगर जो की गई है, SO से सोशल की बात की गई है और C से काउंसिल की बात की गई है। संकल्प द्वारा इसे आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग के रूप में स्थापित किया गया है। इस आयोग के संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य देश भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, यह एक समन्वय और नीति समीक्षा और नीतिगत संवाद, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों का क्रियान्वयन हेतु सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित एक निकाय माना जाता है। ये 1945 में संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर स्थापित निकाय माना जाता है। नीति समीक्षा करना, नीतिगत संवाद करना, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिश करना या उसकी बातचीत करना, इस तरीके का काम करता है। कौन? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इसमें महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित 45 सदस्य होते हैं। सॉरी 54 सदस्य होते हैं। ठीक है, 54 सदस्य होते हैं 3 वर्ष की अवधि के लिए। यह सतत विकास, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत ये चीज़ें बेसिकली प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहीं ना कहीं एक अपना पार्ट अदा करता है या रोल अदा करता है। तो सस्टेनेबल विकास पर बहस एवं अभिनव सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक केंद्रीय मंच बेसिकली है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट एजेंसियां, 10 कार्यात्मक आयोग, 5 क्षेत्रीय आयोग के कार्यों का समन्वय करता है। 9 संयुक्त राष्ट्र निधि का मतलब होता है फंड एवं कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्राप्त करता है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली सदस्य राज्यों के लिए नीतिगत सिफारिश भी जारी करता है। कौन? तो याद रखेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, आगे बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को संभालती है ये। दूसरा, यह मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं से जुड़ी हुई है। तीसरा जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल संयुक्त राष्ट्र की एक तकनीक और विशेष एजेंसियों के साथ काम करने में समन्वय रखती है, इन कोऑर्डिनेशन रखती है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो 54 सदस्य यानी 54 सदस्य देश होते हैं और इन सदस्यों का चुनाव महासभा करती है। इनका कार्यकाल 3 साल का होता है और हर साल 1/3 सदस्य पद को हट जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो हर साल 1/3 सदस्य पद से हट जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य जो है चुन लिए जाते हैं।
जो हट जाएंगे जाहिर सी बात है नए सदस्य चुने जाएंगे। कितने हटाए जाते हैं ये ध्यान रखना ज़रूरी है, तो 1/3 सदस्य, ठीक है। उसके बाद द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। और अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सोशल काउंसिल हर साल जुलाई में एक 4 सप्ताह का सत्र, जुलाई में 1/4 मतलब जुलाई में 4 सप्ताह का सत्र आयोजित किया जाता है। अच्छा, 1 या तो 4 सप्ताह में बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक सत्र बेसिकली आयोजित किया जा सकता है। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेगा और नीति की सिफारिश भी करेगा। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम भी करेगी। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय शांति बहाली के लिए काम भी करती है। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल जो है कम विकसित देशों को संयुक्त राष्ट्र सूची की समीक्षा भी करती है, ठीक है, कम जो विकसित देश हैं उसके संदर्भ में, ठीक है। तो ये देखिए अभी भी मैंने आपसे डिस्कस किया है क्या क्या चीज़ें, उन्हीं के संदर्भ में, जैसे इकोनॉमिक सोशल काउंसिल क्या है, ठीक है, मानवाधिकार क्या है, उनके परिप्रेक्ष्य में जितने भी सवाल आप आने वाले हैं इन सभी को आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका जवाब देना है पढ़ के। सवाल पहला, निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकार का पहला चार्टर है? विकल्प ए है अधिकारों का विधेयक, विकल्प बी है जो है मीडिया का संविधान, तीसरा है साइरस सिलेंडर और चौथा है आपका निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? प्लीज़ एक बार स्पष्टीकरण आप लोग करेंगे। साइरस सिलेंडर। साइरस सिलेंडर, ओके। यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जो सही विकल्प इस प्रश्न का माना जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका माना जाएगा सी वाला। कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? सी विकल्प आपका सही माना जाएगा। द साइरस सिलेंडर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मीडिया मैडम नहीं होगा, ठीक है। साइरस सिलेंडर दुनिया में मानवाधिकार का पहला चार्टर था मैडम ये, और इसे राजा साइरस द ग्रेट ने जारी किया था। इसी चार्टर का संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं का अनुवाद भी हुआ है, अतः विकल्प आपका यहाँ पर सी सही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? पहला है आर्थिक शिखर सम्मेलन, दूसरा है विश्व युद्ध, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र। बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अतः क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प आप तीसरे को सही बताओगे, यही सही जवाब है। उसके बाद मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा नामक ऐतिहासिक दस्तावेज किसने अपनाया था? पहला है यूनेस्को, दूसरा है यूनिसेफ, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। विकल्प क्या होना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र। बिल्कुल, यहाँ देखिए मैं आपको अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको आप बोलते हो यूएनओ, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को यूएनओ के द्वारा अपनाया गया, इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र संगठन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के देखने के बाद 1945 में देखने को हम लोगों को मिला था। तो इसका सही विकल्प होगा सी ऑप्शन, यानी तीसरा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? पहला है 10 दिसंबर 1946, तीसरा है 10 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का। अगर हम बात करते हैं 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा की गई थी और इसी के द्वारा अपनाया भी गया था। इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र संगठन यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को देखने के बाद 1945 में की गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा, 1945 में स्थापना हुई, घोषणा 1948 में हुई थी, 3 साल जरूर ध्यान रखेंगे। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रीयता का अधिकार व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है? यदि आप लोगों ने कल की क्लास देखा होगा 30 आर्टिकल, तो आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब भी मुझे दे पाएंगे। आर्टिकल नंबर 15 आपको क्या कहता है? सीधा सीधा बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्रीयता का अधिकार है, किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जा सकता है, ना ही उसकी राष्ट्रीयता बदलने का अधिकार से वंचित भी किया जा सकता है। तो विकल्प आपका यहाँ पर 4 करेक्ट होगा, डी ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 15 इस प्रश्न में बताया गया है, ठीक है। इसलिए आर्टिकल भी आप 15 तक तो याद ही रखो कम से कम। मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था?
अब देखिए, थॉमस जेफरमैन, डी आता है थॉमस पेन का, और सी आता है रूजवेल्ट का, और डी आता है इनमें से कोई नहीं। सी सही जवाब क्या होगा? सी। सी होगा सर। एलेनोर रूजवेल्ट का नाम यहाँ पे सी वाला विकल्प जो होगा, ये विकल्प आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किसकी अध्यक्षता में अपनाई गई थी? पहला विकल्प हो जाएगा एडोल्फ हिटलर, बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, सी हो जाएगा रूजवेल्ट, और डी हो जाएगा इनमें से कोई। एलेनोर सही रूजवेल्ट। हो जाएगा आप लोगों का इस प्रश्न का जवाब। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, रूजवेल्ट का नाम आता है मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की अध्यक्षता बनाई थी, और अमेरिकी राजनीतिक हस्ती थी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला के रूप में काम किया, और रूजवेल्ट ने मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष मानी जाती हैं। ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा निम्नलिखित पर से लागू होती है। पहला है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का, लिंग या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का हो। ये विकल्प आपका क्या जाना चाहिए? यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, सर। और यही ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? सही मान लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य द्वारा नागरिक, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरा कहने का विकल्प ये है, कहने का आशय ये है कि पहला जो विकल्प है ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी सर। 8 का ऑप्शन ए वाला या ऑप्शन पहला वाला आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल हमारे सामने, मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा किस वर्षगांठ के सभी के लिए सभी मानव अधिकार का नारा अपनाया गया था? सर पहला, पहला दूसरा, होगा तीसरा, कौन सा? 50वां। 50वां। बिल्कुल सही जवाब, 50वां वर्षगांठ। हाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे। 10 नंबर का सवाल, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद बताए गए हैं? तो आप सभी लोगों को पता है 30 अनुच्छेद बताए गए हैं। विकल्प तीसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा पारित की गई थी? बाल अधिकारों की घोषणा पारित की गई थी 1959। हाँ, 20 नवंबर 1959 को, 20 जी सर। नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था, और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था, 78 सदस्यों के द्वारा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की है? किस देश ने? पहला विकल्प है इटली, दूसरा है भारत, तीसरा है फ्रांस, चौथा है सभी। क्या जवाब होना चाहिए आपका यहाँ पर करेक्ट? फ्रांस। सर सी। बिल्कुल, फ्रांस यहाँ पर सही होगा। फ्रांस मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा फ्रांस करता है। विकल्प सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मानवाधिकार दिवस कब मनाया? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर मनाया जाता है। विकल्प आप सभी का पहला यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है, ताकि मानवाधिकारों के महत्व की पुष्टि की जा सके, और यह मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बात करते हैं। भारत में NHRC, जिसको आप लोग बोलते हो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, 1993। अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो हाँ, तो यह भारत के मानवाधिकार संरक्षण संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। एक स्वतंत्र सार्वजनिक निकाय मानवाधिकार के बारे में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता के जवाब में इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 में इसका स्थापना की गई थी। विकल्प पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जाएगा। उस भारत में शिक्षा अधिकार किस अनुच्छेद की गारंटी देता है? 21 का पता है ना? ये आप सभी लोग जानते हो। भारत का एक अनुच्छेद है जो 21 का ए है। उसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की ऐसी रीति से शिक्षा प्रदान करे जैसा कि राज्य कानूनी द्वारा निर्धारित हो सके। विकल्प आपका यहाँ पे सी वाला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये आपके यार यहाँ पे कोई नहीं है, हमने लिखा ही नहीं, हमने यहाँ नहीं है रंगनाथ मिश्रा। हाँ, रंगनाथ मिश्रा है इसके। नहीं सर, वो कौन? अभी PDF में आप लोगों को बताया है। अरुण कुमार मिश्रा। हाँ, अरुण कुमार मिश्रा। इन्होंने बेसिकली ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इस समय यही पदभार संभाल रहे हैं
ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, ये बात आप सबको पता है। और सर्वोच्च न्यायालय के ही पूर्व न्यायाधीश बेसिकली इसके क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन हो सकता है। देखिए ये विकल्प पहला, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, सी सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी कार्यरत न्यायाधीश, या उपर्युक्त सभी। जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पर, इस प्रश्न का विकल्प बताएं। सभी हैं। सभी। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त पहला मुख्य न्यायाधीश। पहला ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर ए। एनएचआरसी का में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष हमेशा भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायमूर्ति के अगर रूप में बात करते हैं तो अरुण कुमार मिश्रा, अभी अभी मैंने आपको बताया है, जो वर्तमान में इस समय अध्यक्ष है ना। ये बात जरूर ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो विकल्प क्या होना चाहिए आप लोगों के सामने। सन 1979 को यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष जो है इसको घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है, यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा, यूनेस्को। यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के खतरनाक काम को रोकने की बात करता है। बड़ा आसान सवाल है और ये आप सबको पता भी होगा। अनुच्छेद 24 रिप्रेजेंट 24 सर। आर्टिकल 24 रिप्रेजेंट करता है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने और खदान में काम करने की अनुमति नहीं देता है और किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है बच्चों को। ये अनुच्छेद भारत का बताता है आपका 24 भारतीय संविधान में। ठीक है, आगे बात करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म आ गया है आपके सामने, UNHCR। क्या होना चाहिए इस सवाल का। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त है ना। ये विकल्प आप सबका जो है सही माना जाएगा प्रश्न का। मैंने अभी भी बताया है आप लोगों को, पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर। सी, अरे भाई ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यानी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ना कि बी ना ही सी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, विकल्प पहला सही है। ठीक है, ये 1950 में उन लाखों यूरोपीय लोगों की मदद के लिए बनाया गया था जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने घर खो दिए थे, उनके लिए बनाया गया था सबसे पहले 1950 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मानवाधिकार और अमानवीय गलतियों की पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन आ गया है आप सबके सामने, लेकिन मैं आपको बता दूं VR कृष्णा अय्यर हैं इस किताब के लेखक। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक भारतीय न्यायाधीश भी थे ये। मानव अधिकार और अमानवीय गलतियों पर इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखा है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, ये जो है अभी हमने बताया है इको सोशल इकोनॉमिक के बारे में, है ना, अभी भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो आप बता सकते हो इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम में आप विकल्प सी को देखेंगे तो आर्थिक और सामाजिक परिषद मिलेगा। आर्थिक और सामाजिक परिषद है और यह संगठन आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में समन्वय के लिए जिम्मेदार है और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग ये भी माना जाता है। 6 प्रमुख अंग हैं यूएन को, यानी यूनाइटेड नेशंस को, और जिनमें से एक अंग आपका ये माना जाता है। विकल्प आपका सी वाला सही जवाब, सी वाला सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए एक बार। एनएचआरसी कहता है कि अध्यक्ष कार्यकाल कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था, आप सभी को पता क्या बताया था सर। 3 वर्ष। देखो 3 वर्ष या 3 वर्ष कह लीजिए या 70 साल कह लीजिए। यहाँ पे 69 लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप इसको एलिमिनेट कर दो। इसी के इर्द गिर्द आ रहा है ना, इसी के इर्द गिर्द आ रहा है ना भाई। तो कहने का मतलब यही है, 3 साल आपको लगाना और 69, तो भाई 69 के बजाय 70 है तो इसी के आसपास है, 69 कह लीजिए। ठीक है, कहीं कहीं 70 भी मिल जाता है। ठीक है, 5 तो मिलेगा ही नहीं। जब 5 में कहोगे तब तो 70 साल मिलेगा, तो हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का होता है कि नहीं। अब बात करते हैं यहाँ किसकी बात किया है भाई। बात
अगर यहाँ पर होती राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सर सी होगा। सी होगा ना? जी सर। हाँ, यहाँ एक चीज, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अध्यक्ष का कार्यकाल बेसिकली 3 साल या 70 साल की उम्र तक या 69 साल की उम्र तक होता है। जो भी पहले हो या अध्यक्ष और सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर उसकी नियुक्ति हो सकती है। तो उस प्रक्रिया में एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। नहीं, सी गलत जवाब है, सी गलत जवाब है, सी गलत जवाब है, बी करेक्ट है, बी सही जवाब है, बी करेक्ट जवाब है। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका बी करेक्ट होगा, ना कि सी करेक्ट होगा। अभी हमने शायद ऊपर लिखा भी था, 5 लिखा था, 3 लिखा था, 3 लिखा हुआ था उसमें, 3 पढ़ा था हमने, है ना। आगे देखिए, एनएचआरसी के सदस्यों के अध्यक्ष की नियुक्ति समिति की सिफारिश के द्वारा की जाती है। किसकी सिफारिश के द्वारा की जाती है? ये विकल्प आपके सामने 4 दिए गए हैं। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो आप बी वाले ऑप्शन को देखिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। विकल्प यहाँ पर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी होगा, ये ऑप्शन सही है। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के संदर्भ में विकल्प बी ऑप्शन सही है। एनएचआरसी में एक अध्यक्ष और एक सदस्य, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही आ रहा है? सदस्य पूछा है तो कोई नहीं है, ऑप्शन इनमें से कोई सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये तो आसान सवाल है। दिल्ली में, चलो, एक तो सही जवाब दिया आपने, दिल्ली। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? सर पिछड़ा हाँ, पिछड़ा वर्ग से शामिल है या उससे संबंधित है। आईएमपी सवाल है। पिछड़ा वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति, ठीक है, इसके बारे में बताता है ये अनुच्छेद 340। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान क्या है? 21 में प्रावधान क्या है? जीवन और स्वतंत्र जीवन के अधिकार के बारे में, ऑप्शन डी ऑप्शन, है ना। तो देखिए, आप सभी को बता दूं, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीने या जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये विकल्प आपका डी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ स्थित है? ये थोड़ा सा यूनिक सवाल है, लेकिन आपके टॉपिक तो ये बेसिकली आपने सुना होगा द हेग करके, द हेग अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बेसिकली द हेग नीदरलैंड में स्थित है, लैंड में स्थित है, नीदरलैंड में, ये याद रखिएगा, हेग में। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में किस वर्ष परिवर्तन किए गए हैं? किस वर्ष परिवर्तन? 2006 में। भाई मैंने अभी बताया था कि जी सर। अधिनियम के रूप में किस रूप में वर्णित हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में 2006 में परिवर्तन जो है किया गया था, तो वो 2006 था। मैंने अभी ऊपर स्लाइड में लिखवाया भी था, आपको दिखाया भी था, ऑप्शन डी था यहाँ पे करेक्ट जवाब। ठीक है, तो ये थे सवाल 30 जो मैंने अभी आप लोगों को करवाए हैं। मानवाधिकार के संदर्भ में जब भी सवाल बनाए जाएंगे कुछ इसी तरीके के सवाल रहेंगे और बड़े ही आसान शब्दों में सवाल बनाए जाएंगे। आप आसानी से आप सोचिए आपके अधिकार क्या है ना, आपके राइट्स क्या है, उन्हीं के संदर्भ में ये सवाल आएंगे। फैक्ट रूप में जिस तरीके से बनाए जाएंगे ये चीज़ें मैंने आपको करवा दिया। अभी जब मैं प्रैक्टिस वगैरह करवाऊंगा तो उसमें भी आप लोगों को सवाल इससे मिलेंगे, तो मैं आपको करवाऊंगा उसमें भी। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों का ये ह्यूमन राइट्स समाप्त हो गया है। अब रह गया है एक सोशल पॉलिसी। ठीक है, सोशल पॉलिसी रह गई है। सोशल पॉलिसी एक क्लास में 1 घंटे की ये भी है और 1 घंटे की क्लास आप लोगों की और है सोशल चेंज और सोशल कंट्रोल, ये 2 टॉपिक और हैं। ये कल आपका समाप्त हो जाएगा, यूनिट नंबर 2 कल आपकी एक क्लास चलेगी जो है 5:45 पे सोशल चेंज को लेकर और सोशल कंट्रोल को लेकर 5:45 पर, और एक क्लास चलेगी 7 PM पर आपका सोशल पॉलिसी पर।
ये आपका दोनों कल आपका समाप्त। फिर आपको परसों से, ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस स्टार्ट रहेगी यूनिट नंबर 2 पर, ठीक है, यूनिट नंबर 2 पर परसों से 2-3 दिन चलाऊंगा प्रैक्टिस आप लोगों की कंटिन्यू समाज कार्य के प्रश्नों की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्लियर है।